हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। बड़ा बेसिक चैप्टर है। जैसा चैप्टर आपने पढ़ा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कुछ कुछ उसके जैसा ही चैप्टर है ये। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको इस चैप्टर में नोटिस करनी है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप देखोगे जो चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज, मतलब आपने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है स्ट्रेटजीज। कौन सी स्ट्रेटजीज जिससे आप जो फूड प्रोडक्शन है उसमें एनहांसमेंट कर सको। कुछ ऐसे वेज, कुछ ऐसी टेक्निक्स हमने नोटिस करनी है जिससे बेसिकली जो फूड प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज किया जा सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जो ये चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका एक पार्ट डिस्कस करता है प्लांट्स की इम्प्रूवमेंट पे भी, अगर प्लांट्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि उनकी डिजीज रेजिस्टेंस, उनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी और उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सके। सेकंड पार्ट डिस्कस करता है इसका एनिमल हस्बेंड्री के साथ भी, जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सके ताकि उनसे हमें प्रोडक्टिविटी बेटर लेवल पे मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्लांट इम्प्रूवमेंट। तो इस चैप्टर में सबसे पहला नाम जो आता है वो है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन है जो, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। MS स्वामीनाथन वाज बोर्न इन अगस्त 1925 इन कुंभकोणम इन तमिलनाडु। ये देखिए इनकी फोटो है MS स्वामीनाथन की, और इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है। He did his graduation and post-graduation in botany from Madras University. He developed expertise in genetics and plant breeding. The School of Cytogenetics and Radiation Research established at IARI, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. Enabled Swaminathan and his team to develop short duration high yielding varieties, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन जो अपना लाइफ साइकिल कम टाइम में पूरी कर रही हैं और जिनकी यील्ड अच्छी है, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस इंक्लूडिंग सेंटेड बासमती। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, जो MS स्वामीनाथन है उन्होंने किया क्या। तो जो वो है और उनकी टीम ने एक तो ऐसी वैरायटीज डेवलप की जो कम टाइम में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रही हैं। सेकंड नंबर पे हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप की, और जो बासमती हैं इनकी सेंटेड वैरायटीज डेवलप की जिनमें अच्छी खुशबू होती है। बासमती है ना, नाम ही बोल रहा है। बांस का मतलब क्या होता है? स्मेल, ठीक है, स्मेल पोजेसिंग प्लांट्स। अब जो स्वामीनाथन है उनकी कोलैबोरेशन थी नॉर्मन ई बोरलॉग से, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया तो आप बोलोगे MS स्वामीनाथन। अगर वो आप पूछ रहे हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड तो आप बोलोगे नॉर्मन ई बोरलॉग। स्वामीनाथन कोलैबोरेशन विद बोरलॉग culminated in the green revolution through introduction of Mexican varieties of wheat in India. बेसिकली स्वामीनाथन है जो, उन्होंने जब कोलैबोरेट किया बोरलॉग से तो उनकी हेल्प से जो मैक्सिकन वैरायटीज है वीट की उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। ईमैन बोरलॉग है, ये मैक्सिकन वीट वैरायटीज हैं जिनकी हाइट छोटी होती है और यील्ड एसरेज ज्यादा होती है। ये देखो कितना सारा सीड लगा हुआ है इस पे। स्वामीनाथन is also known for the development of concept of crop cafeteria, crop scheduling and genetic improvement of the yield and quality of crops. He is also the initiator of lab to land food security and several other environmental programs. देखो लेबोरेटरी है, उसमें कोई भी रिसर्च शुरू होती है लेबोरेटरी से उसे फील्ड तक, खेतों तक लेके आना,
ठीक है, उस पे काम किया MS स्वामीनाथन ने, और काफी सारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स के साथ भी ये अटैच थे। MS Swaminathan has been honored with the Padam Bhushan and several prestigious awards, medals, and fellowships by institutions of excellence. Biological principles as applied to animal husbandry and plant breeding have a role in increasing food production. देखो, जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अप्लाई करेंगे, कहाँ पे करोगे? एनिमल हस्बेंड्री में और प्लांट ब्रीडिंग में, तो ठीक है, ताकि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। न्यू टेक्निक्स लाइक म्यूटेशन ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, RDNA techniques play a major role in further enhancing food production. ये तो थी हिस्ट्री इस चैप्टर की, पर हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया पूछ लिया ना, तो आंसर क्या आएगा? MS स्वामीनाथन, पद्म विभूषण MS स्वामीनाथन। MS Swaminathan developed following varieties of plants: short duration, high yielding, कम टाइम ले रही हैं और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। सेंटेड बासमती, जिसमें काफ़ी खुशबू आ रही है, वो वाला बासमती चावल। बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो दोनों पे काम किया इन्होंने, देन आंसर इज C, बोथ 1 and 2। Mexican varieties of wheat was developed by नॉर्मन ई बोरलॉग। इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो नोबेल प्राइज है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए नहीं मिलता। जो नोबेल प्राइज है ये आपको लिटरेचर के लिए, साइंस में कोई अच्छा काम करने के लिए, या कोई वेलफेयर में अच्छा काम करने के लिए। जैसे मान के चलो, जब मैक्सिकन व्हीट वैरायटीज डेवलप हुई तो जो फूड प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ी। जब फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसे प्रॉपर खाना मिला, सपोर्ट मिली। जब खाना मिलेगा तो शांति फैलेगी, तो इन्हें मिला नोबेल प्राइज फॉर पीस। ध्यान रखो इस क्वेश्चन का भी, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उन्हें किस चीज़ का नोबेल प्राइज मिला। लोग लिख देते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का। ध्यान रखना है, उन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए नहीं, पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस। शांति क्रिएट की ना, खाने की, फूड की अवेलेबिलिटी जब सबको होगी तो लोग शांति से रहेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्रॉप कैफेटेरिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इंडिया में MS स्वामीनाथन वर्क कर रहे थे इस पे। हु इज द इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स? MS स्वामीनाथन। लो जी, अब हम डिस्कस करते हैं जो ये फूड सिक्योरिटी है ये डेवलप कैसे की जा सकती है। आपके पास ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके साथ आप फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। मान के चलो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में ज़मीन बढ़ थोड़ी रही है, ज़मीन तो कम ही हो रही है ना। कुछ एरिया POK बन गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कुछ एरिया हमारा चाइना ने ले लिया, तो एरिया तो कम ही हो रहा है। पर अगर आप देखोगे जितना एरिया है उसी एरिया में अब हमें क्या करनी है, अपनी बेटर वैरायटीज को ग्रो करके जो अपनी यील्ड है उसे इंक्रीज करना है। तो उसे इंक्रीज करने के अलग अलग तरीके हैं। तो इन सारे तरीकों को हम कहाँ डिस्कस करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। प्लांट ब्रीडिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड अ लिमिटेड बायोमास एज फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स।
देखिए इंडिया शुरू से ही एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है, तो शुरू से अपनी पॉपुलेशन का बड़ा पार्ट एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। फिर भी आप बड़े ध्यान से देखो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी कम थी। प्रोडक्टिविटी कम होने का रीज़न क्या था? बेसिकली जो हम वैरायटीज़ ग्रो कर रहे थे वो डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं थी, डिजीज़ जल्दी लग जाती थी उन्हें, और कई बार ड्रोट सूखा पड़ता था, ड्रोट होने के कारण भी वो वैरायटीज़ ख़त्म हो जाती थी। तो अब अल्टीमेटली जो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है जिसमें किसान बिल्कुल नॉर्मल ज़्यादा साइंटिफिक वे से क्रॉपिंग या क्रॉप्स को ग्रो नहीं करता, तो उसमें जो बायोमास है वो बहुत कम मिलता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो यील्ड है क्रॉप की वो बहुत कम मिलती है हमें। लिमिटेड बायोमास एज फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, है ना। अब आप इमेजिन करके चलो, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो बोलते थे जय जवान जय किसान, है ना। मतलब उस टाइम जो इन्होंने नारा दिया जय जवान, तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था चाइना के साथ, कभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था पाकिस्तान के साथ, तो जय जवान हो गया। जय किसान, जो प्रोडक्टिविटी है, जो एसरेज है, जो खाना है वो तो किसान ही प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए जय जय किसान। तो उस टाइम हमारे इंडिया में फूड की बहुत शॉर्टेज थी। इवन वो बोलते थे भी सारे लोग एक दिन फास्ट रखो। अगर सारे लोग एक दिन फास्ट रखेंगे हफ्ते में, तो बेसिकली कुछ लोगों को और खाना मिल सकेगा। तो वहां से आज हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं इंडिया। तो हमारी पॉपुलेशन तो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो ही रही है शुरू से, बट आज हमारे पास सरप्लस फूड है। आज हमें किसी से फूड है मंगवाना नहीं पड़ता, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। आज हम फूड एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को। तो ये सारा जो श्रेय है वो किसे जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन को, जो 1960s में अपने इंडिया में आई। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज इन एसरेज। एसरेज कैन इंक्रीज यील्ड बट ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। अगर आप बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करते हो, ये एसरेज तो इंक्रीज करेगी, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाएगी, ठीक है, बट एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। एरिया ऑफ लैंड मेजर्ड इन एकर्स, है ना। जो जमीन है इसे किस में मेजर करते हैं? एकर्स में, है ना। जैसे कुछ किसान हैं, उनसे आप बात करोगे आपके पास कितनी जमीन है, वो बोलते हैं मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। वही वर्ड है एकर्स। Plant breeding as technology has helped increase yields to very large extent. और जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, ये टेक्नोलॉजी है, इसने जो अपनी यील्ड है इसे बहुत लार्ज एक्सटेंट तक इंक्रीज कर दिया। अब किसने नहीं सुना ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में? किसी से भी बात कर लो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, किसी भी स्टूडेंट से बात कर लो, पढ़े लिखे से बात कर लो, कम पढ़े लिखे से बात कर लो, ही न्यू अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। सबको इसके बारे में पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। इसे हरी क्रांति भी बोल देते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन मेड इट पॉसिबल फॉर अवर कंट्री टू मीट द नेशनल रिक्वायरमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन। आज मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास सरप्लस फूड है, इवन हम फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। अब ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? Green Revolution refers to a series of research, development, and technology transfer initiatives occurring between 1940s and late 1960s that increased agriculture production worldwide, particularly in developing world, significantly in late 1960s. ठीक है, ये क्या है? ये रिसर्च है, डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। मान के चलो किसी के पास अच्छे वेज हैं फार्मिंग के, तो उन वेज को हम अडेप्ट करेंगे, है ना। तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंटली कब आई इंडिया में? लेट 1960s में। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड इज नॉर्मन बोरलॉग।
ये फोटो है नॉर्मन बोरलॉग की। काम ही इतना बड़ा किया है इन्होंने, तो खुश तो होना बनता है इनका भी हमारा भी। Green Revolution was dependent to large extent on plant breeding techniques for the development of high yielding and disease resistant varieties. अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये किस पे डिपेंडेंट है? ये लार्ज एक्सटेंट पे डिपेंडेंट है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स पे, ताकि हम डेवलप कर सकें हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, जिनकी यील्ड अच्छी हो और डिजीज रेजिस्टेंस की क्वालिटी हो जिनमें। अब मेनली वर्कआउट किया जाता है वीट, राइस, मेज पे। वीट का प्लांट दिख रहा है आपको, राइस, मेज। अब देखो जो छल्ली है वो नीचे की तरफ लग रही है, इसका मतलब फीमेल फ्लावर्स हैं जो नीचे की तरफ हैं, और जो मेल फ्लावर्स हैं वो टॉप पे थे, है ना। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग की डिटेल समझेंगे अब। Plant breeding is a purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, give better yields and are disease resistant. Plant breeding क्या है? ये purposeful manipulation है। Manipulation का मतलब अब हम different varieties को आपस में क्रॉस करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पंजाब में एक गन्ने की वैरायटी ग्रो होती है जिसकी शुगर कंटेंट भी कम है और जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी कम है। तो साउथ इंडिया में गन्ने की वैरायटी ग्रो होती है जिसकी शुगर कंटेंट भी अच्छी है और डिजीज रेजिस्टेंस भी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो साउथ इंडिया का गन्ना है उसे पंजाब में ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम नोटिस करेंगे भी साउथ इंडिया का जो गन्ने की वैरायटी है वो तो पंजाब में ग्रो ही नहीं हो रही। तो जो अब हमारी वैरायटीज हैं हम उनसे क्रॉस करेंगे साउथ इंडियन गन्ने की वैरायटीज को। तो उस केस से उसे क्रॉस करते रहेंगे। कब तक? जब तक हमारे पास ऐसी वैरायटी डेवलप नहीं हो जाती जो अपने पंजाब में ग्रो हो सके, और दूसरे नंबर पे हाई यील्ड हो, शुगर कंटेंट अच्छा हो, और दूसरे नंबर पे डिजीज रेजिस्टेंस आ जाए जिसमें। तो दोनों पेरेंट्स के जो बेटर करेक्टर्स हैं वो मैनिपुलेट करके एक ही ऑफ सफरिंग में ले आए, तो इसे बोलते हैं पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर सुटेड टू कल्टीवेशन, गिव बेटर यील्ड्स एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट। जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है have been practiced for thousands of years since the beginning of human civilization. Record evidence of plant breeding dates back to 10,000 years, 9,000 to 11,000 years, है ना। 11,000 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर हैं वो हंटर और गैदरर थे। वो क्या करते थे? शिकार करते थे, और दूसरे नंबर पे जो खाना गैदर किया जा सकता है, सीड्स, फ्रूट्स, उन्हें गैदर कर लेते थे। 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट की। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जब स्टार्ट की तो हम कौन सी करते थे? कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते थे? जैसे हमने मेज के या राइस और वीट के सीड्स इकट्ठे किए, उन्हें हमने खेतों में सो कर दिया। जब हमने खेतों में सो किया तो उस केस में जब उनसे प्रोडक्टिविटी होती थी तो बेटर सीड्स हम संभाल के रख लेते थे ताकि अगले सीजन में उसे रीग्रो कर सकें, और बाकी जो नॉर्मल सीड्स होते थे उन्हें हम कंज्यूम कर जाते थे। ये था कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। 10-11 हजार साल पहले हमने स्टार्ट कर दी थी। Many present day crops are the result of domestication in ancient times. आज बहुत सारी क्रॉप्स आपको नजर आ रही हैं जो हम एंशियंट टाइम से ग्रो कर रहे हैं। Bringing wild varieties under human management is known as domestication, है ना। जैसे मान के चलो जो डॉग है, जो इसके एंसेस्टर्स हैं वो वुल्फ जैसे थे। अब बेसिकली क्या है, हमने वो डॉग है वाइल्ड में जब डेवलप हुआ तो उस केस में हमने उस डॉग को डोमेस्टिकेट कर लिया, अपनी मैनेजमेंट के अंदर ले आए। तो उस केस में वो डॉग क्या हो गया? डोमेस्टिकेट हो गया। और सबसे पहला एनिमल हमने कौन सा डोमेस्टिकेट किया? डॉग।
Today, all our major food crops are derived from domesticated varieties. Major crops कहाँ से आई हैं? Domesticated variety से. Classical plant breeding involves crossing or hybridization of pure lines, followed by artificial selection to produce plants with desirable traits of higher yield, nutrition and resistance to diseases. Classical plant breeding involves crossing or hybridization of pure lines followed by artificial selection to produce plants with desirable traits of higher yield. एक तो yield अच्छी चाहिए, न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस. जो मैंने आपको बताया, दो डिफरेंट वैरायटीज के गन्नों को हमने आपस में क्रॉस किया, और मोस्टली जब भी ये क्रॉसिंग की जाती है तो जो पेरेंट्स लिए जाते हैं वो प्योर लाइंस लिए जाते हैं. अब यहाँ पे प्योर लाइन का मतलब क्या है? प्योर लाइन का मतलब ट्रू टू इट्स ब्रीड. ट्रू टू इट्स ब्रीड का मतलब, जैसे मेरे पास एक टॉल प्लांट है, अब मैं टॉल प्लांट की सेल्फिंग कर रहा हूं, तो इससे क्या आ रहा है? ऑल टॉल प्लांट्स. तो इसका मतलब जो ये टॉल प्लांट क्या हो गया? ये प्योर लाइन होगी. अगर जेनेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो ये जो प्योर टॉल प्लांट है ये कैपिटल टी है. जो इसका जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है. जब आप कैपिटल टी वाले प्लांट को कैपिटल टी वाले प्लांट से क्रॉस करवाओगे तो इससे जो मान लो स्पर्म बनेगा वो कैपिटल टी बनेगा, इससे जो एग बनेगा वो भी कैपिटल टी बनेगा, जो ऑफ सफरिंग है उसमें भी तो कैपिटल टी ही आएगा. इसे बोलते हैं प्योर लाइन, ट्रू टू इट्स ब्रीड. और जब भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है जो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व किए जाएं वो क्या हो? प्योर लाइन. कई बार नहीं भी प्योर लाइंस हमारे पास अवेलेबल होती, या उन्हें बनाना बहुत टफ होता है, बट हमारी कोशिश होती है भी हम इस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में क्या यूज करें? प्योर लाइंस विच आर ट्रू टू इट्स ब्रीड. मतलब अगर पेरेंट टोल है तो उसके बच्चे सेल्फिंग से क्या प्रोड्यूस होंगे? टोल. तो उसे क्या बोल देंगे? प्योर लाइन और ट्रू टू इट्स ब्रीड. A breed or strain of animal or plants in which certain characters appear in successive generations. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में, प्लांट्स के केस में हम स्ट्रेन वर्ड यूज कर लेते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनके केस में हम ब्रीड यूज कर लेते हैं ना. जैसे हमारे घर कोई आता है, पूछता है सर आपने कौन सा डॉग रखा हुआ है, कौन सी ब्रीड है ये, तो हम बोलते हैं लहासा है, लहासा एप्सो. किसी के घर जाते हैं वो पूछते हैं तेरे डॉग की कौन सी ब्रीड है, बोलते हैं जर्मन शेफर्ड. हम ये थोड़ी बोलते हैं तेरे डॉग की कौन सी वैरायटी है. डॉग की क्या होगी? ब्रीड. और प्लांट्स की क्या होगी? वैरायटी. और प्लांट्स के केस में काफी बार हम स्ट्रेन वर्ड भी यूज कर सकते हैं. अब ज्यादातर जो स्ट्रेन वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है? माइक्रोब्स के लिए. With the advancements in genetics, molecular biology, and tissue culture, plant breeding is now increasingly being carried out using molecular genetic tools. अब जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी है ये काफी एडवांस हो गई है. टिश्यू कल्चर भी हमें काफी बेटर लेवल तक आ गया है. प्लांट ब्रीडिंग इज नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग कैरिड आउट बाय यूजिंग मोलिकुलर जेनेटिक टूल्स, है ना. अब मान के चलो, अब प्लांट्स हैं, प्लांट्स में तो इंसुलिन का जीन नहीं होता, तो मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स यूज करके जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन है उसे इनकॉर्पोरेट करवा सकता हूँ प्लांट्स में. तो वो प्लांट क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा? इंसुलिन. ठीक है. प्लांट ब्रीडिंग इज नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग कैरिड आउट बाय यूजिंग मोलिकुलर जेनेटिक टूल्स. मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके हम आजकल ये काम करना शुरू कर दिया है हमने. जो डिजायरेबल जीन है उसे हम किसी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म में हमें इनकॉर्पोरेट करना होता है उसमें उसे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. If we were to list traits or characters that breeders have tried to incorporate into crop plants, the first we list would be increased crop yield and improved quality. If we were to list traits or characters
that breeders have to try to incorporate into crop plants. The first we list would be increased crop yield and improved quality. अगर आपको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम करनी है तो उसके करेक्टर्स की आप लिस्टिंग कर रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा कौन से करेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दोगे? इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, मतलब फूड की क्वालिटी अच्छी हो, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा हो और जो प्लांट है उस पे यील्ड भी अच्छी लगे। और उसके बाद इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट, resistance to pathogens, virus, fungi and bacteria, and increased tolerance to insect pest would be on our list too. मेरी बात दोबारा समझो, जब भी आपको इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है तो थिंक लाइक ए फार्मर। आप एक किसान हो और आपके पास 100 एकड़ जमीन है। 100 एकड़ जमीन का मतलब समझ गए? बहुत तगड़े किसान हो आप। अब 100 एकड़ से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है। हमारा टारगेट क्या है? जो जमीन तो हमारे पास 100 एकड़ ही है। अब 100 एकड़ में हमने अपनी एसरेज इंप्रूव करनी है। तो एसरेज इंप्रूव करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो आप यही देखोगे भी जो आपके खेतों में फूड लग रहा है उसकी यील्ड अच्छी हो। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो नंबर 1 पे हमें फायदा हो गया, और दूसरे नंबर पे फूड की क्वालिटी भी अच्छी हो ताकि वो मार्केट में अच्छी तरह बिक सके। और उसके बाद आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आपकी प्रायोरिटी होगी, अगर जमीन में सैलिनिटी ज्यादा है तो आपके प्लांट सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकें। अगर आपके एरिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, आपके प्लांट्स उसे विथस्टैंड कर सकें, टॉलरेट कर सकें। अगर आपके एरिया में सूखा पड़ जाता है तो सूखे को आपके प्लांट टॉलरेट कर सकें। अलग अलग तरह के पैथोजेंस हैं जो आपकी क्रॉप को खराब कर सकते हैं, जैसे कुछ वायरस हो गए, फंजाई होगी, बैक्टीरिया होगी, तो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो आपके प्लांट्स में। ठीक है, आपके प्लांट टॉलरेट कर सके इंसेक्ट पेस्ट को। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखोगे। मेरी बात समझ गए? आप जब भी अपने खेतों में प्लांट्स ग्रो करोगे तो आप जब सीड्स मार्केट से लेके आओगे तो आपको जो वेंडर है, जो सीड सेलर है, वो पूछेगा भाई कैसी सीड चाहिए। आप वही बोलोगे भाई जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, यील्ड ज्यादा हो, और दूसरे नंबर पे क्वालिटी अच्छी हो फूड की, और वो गर्मी सर्दी बेटर टॉलरेट कर सके, सैलिनिटी टॉलरेट कर सके। अगर हमारे इस बार सूखा पड़ गया तो सूखे को टॉलरेट कर सके। जैसे 2009 में बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा था, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया का अटैक विथस्टैंड कर सके, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं इन्हें ज्यादा ना अटैक कर सके। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होगी। Plant breeding programs are carried out in a systematic way worldwide in government institution and commercial companies. बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेसिकली इसे सिस्टेमेटिक वे में वर्ल्ड वाइड इन प्रोग्राम्स को चला रहे हैं ताकि इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रख सकें। जो हाई क्वालिटी प्रोडक्शन है वो हम कर सकें क्रॉप्स की। अब मेन स्टेप्स इन ब्रीडिंग टू हैव अ जेनेटिक वैरायटी ऑफ क्रॉप आर। अब आपको प्लांट ब्रीडिंग करनी है। अब प्लांट ब्रीडिंग में आप कोई प्रोसीजर फॉलो करोगे ना, कोई स्टेप्स फॉलो करोगे भी नई क्रॉप ब्रीडिंग कैसे तैयार की जा सके। अब आप मार्केट गए, आपने सीड्स, जो सीड सेलर है उसे बताया हमें तो ये क्वालिटी वाले सीड्स चाहिए, तो वो बोल रहे जी हमारे पास तो ये क्वालिटी वाले सीड्स हैं नहीं। अब हम क्या करेंगे? अपना एक रिसर्च सेंटर खोल लेंगे साथ में ही। यही तो फायदा है बायो पढ़ने का। तो अब हम रिसर्च सेंटर खोलेंगे, तो रिसर्च सेंटर में हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को कैसे लॉन्च करेंगे, उसमें कौन कौन से स्टेप्स का हमें ध्यान रखना है सीक्वेंस में। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब मान के चलो मेन 11 सेंटर्स हैं वर्ल्ड में जहां पे वीट की अलग अलग वैरायटीज पाई जाती हैं। अब हमें वीट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जितनी भी वेरिएबिलिटी है, जितनी भी वीट की डिफरेंट वैरायटीज पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे ग्रो हो रही हैं, हम उसे इकट्ठा कर लेंगे। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वीट प्लांट्स में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज हैं, उन सारी वैरायटीज के सीड्स को हमने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। तो इसे बोलते हैं जर्म प्लाज्म सेंटर। क्या बना लिया हमने, जर्म प्लाज्म सेंटर। अब इस जर्म प्लाज्म सेंटर में आपके पास एक वैरायटी ऐसी है जिसकी यील्ड अच्छी है, एक वैरायटी ऐसी है जिसे इंसेक्ट पेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, एक वैरायटी ऐसी है जो सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकती है, एक वैरायटी ऐसी है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। जब आपने पूरे वर्ल्ड में घूम के डिफरेंट वैरायटीज के सीड्स एक जगह पे इकट्ठे कर लिए, तो अब आपके पास वीट की हर एक तरह का जीन और उसका अलील प्रेजेंट है। तो आपने क्या इकट्ठा कर लिया, वेरिएबिलिटी। उस क्रॉप में जितनी भी वेरिएशंस हैं, अब वो सारी वेरिएशंस आपके पास इकट्ठी हो गई हैं एक जगह पे, और आपने उस एरिया का क्या नाम रखा है, उस जगह का आपने नाम रखा है जर्म प्लाज्म सेंटर। अब ये जर्म प्लाज्म सेंटर है जो, अब इसमें आपको हर एक वैरायटी का जीन या उसका अलील मिलेगा जो आपको चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप हो गया। इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब मान के चलो, अब वेरिएबिलिटी तो इकट्ठी होगी, आपने जर्म प्लाज्म सेंटर बना लिया। अब जो ये जर्म प्लाज्म सेंटर है, इसमें थे हजारों की गिनती में वैरायटीज पड़ी हैं। अब ये हजारों की गिनती में जो वैरायटीज पड़ी हैं, इनमें आप जो नई वैरायटी तैयार करना चाहते हो, उसमें क्या क्या खासियतें चाहते हो, तो वो वाले पेरेंट ही सिलेक्ट करोगे। जैसे मान के चलो, एक तो आपने वो वाली वैरायटी ग्रो सिलेक्ट कर ली जो हमारे पंजाब में बेस्ट ग्रो होती है, हमारे हरियाणा में बेस्ट ग्रो होती है, हमारे यूपी में बेस्ट ग्रो होती है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बेस्ट ग्रो हो रही है जहां पे हम उस क्रॉप को ग्रो करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे हमने क्या ले लिया, हमारे एरिया में पंजाब में उस पर्टिकुलर पैथोजन का अटैक है, कोई वायरस है, वो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम सेकंड वैरायटी कौन सी लेंगे, जो बेसिकली वो वायरस है उससे रेजिस्टेंट हो। बात समझे, इतनी हजारों वैरायटीज में हमने दो पेरेंट सिलेक्ट किए। मान लो एक वो वाला पेरेंट सिलेक्ट किया जो पंजाब में बहुत बेटर लेवल पे ग्रो हो जाता है, पंजाब के हिसाब से वो वैरायटी अडेप्ट हुई हुई है। सेकंड नंबर पे हमने वो वैरायटी ली जो पंजाब के हिसाब से अडेप्ट तो नहीं हुई हुई, लेकिन उसमें ऐसा जीन पड़ा है जो उसे एक पर्टिकुलर वायरस रेजिस्टेंट बनाता है। तो ये क्या हो गया, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जो हमें पेरेंट्स चाहिए हमने वो ले लिया। नंबर 1 पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी डिफरेंट वैरायटीज हैं, उनमें जितने जीन्स और अलील्स पड़े हैं, उन्हें सीड्स की फॉर्म में एक जगह पे प्रिजर्व कर लिया, जर्म प्लाज्म सेंटर बना लिया। सेकंड नंबर पे, अब जैसे हमें ट्रेड्स चाहिए बच्चों में, वो वाले पेरेंट्स सिलेक्ट कर लिए और उन्हें इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। थर्ड, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब मान के चलो आपने एक पेरेंट सिलेक्ट किया X और दूसरा पेरेंट वैरायटी सिलेक्ट की Y, ठीक है। ये X क्या है जो पंजाब में बेस्ट ग्रो हो जाती है, और Y क्या है जो एक पर्टिकुलर वायरस रेजिस्टेंट है। थर्ड नंबर पे अब क्या करना है, आपको X और Y को आपस में क्रॉस करवाना है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। इनकी क्रॉसिंग करवानी है। मान के चलो इसका जो पोलन ग्रेन है वो हम इसकी स्टिग्मा पे शेड कर देंगे। इसका पोलन ग्रेन जब इसकी स्टिग्मा पे शेड करोगे तो उस केस में इसे आप क्या बोलोगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। और जब इनके ऑफ सफरिंग्स प्रोड्यूस होंगे, एक्स और वाई को हमने आपस में क्रॉस करवा दिया, जो इसके यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, अब उनकी सिलेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे भी इनमें कौन कौन से बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं, ऐसे रिकॉम्बिनेंट्स कौन से पैदा हुए हैं जिनमें डिजायर्ड ट्रेट्स प्रेजेंट हैं। ये बहुत टफ काम है, जितना मतलब समझने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं,
लेकिन जब हम इन्हें फील्ड स्टडी में करते हैं तो बहुत टफ है। एक साइंटिस्ट ने एक वीट की वैरायटी डेवलप की 12 सालों में। 12 साल वो एक्सटेंसिवली काम करता जा रहा है लैब में और फील्ड में, और 12 साल बाद जो डिजायर्ड नई वैरायटी उसे चाहिए थी तो वो बना पाया हाइब्रिडाइजेशन से। एक साइंटिस्ट है, वो पिछले 40 साल से एक वैरायटी तैयार करने की कोशिश कर रहा है, आज तक वो वैरायटी तैयार नहीं हुई, बिकॉज इट इज ए चांस ऑफ मैटर। बन भी सकती है, नहीं भी बनती। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, मैं आपको एक बड़ा सिंपल एनालॉजी देता हूं। आपने एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की ले ली और एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का ले लिया। लड़की में कैरेक्टर क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल। लड़के में कैरेक्टर क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट। अब वो जो मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय है वो दिखने में कैसा है? बिल्कुल ही नॉर्मल सा। ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो उसमें ब्यूटी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब जो लड़की ली है मोस्ट इंटेलिजेंट, उसमें इंटेलिजेंस नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब बेसिकली आपने इन दोनों को क्रॉस करवाया। अब आप चाहते हो ऐसे बच्चे जो मोस्ट ब्यूटीफुल हों और मोस्ट इंटेलिजेंट हों, मतलब दोनों पेरेंट्स के ब्यूटीफुलनेस और इंटेलिजेंस वाले कैरेक्टर एक ही बच्चे में जाते हो, तो ये कैरेक्टर्स आने की पॉसिबिलिटी रेयर है। मतलब हो सकता है किसी चांस इवेंट में ये दोनों कैरेक्टर्स किसी बच्चे में इकट्ठे हो जाएं, बट इनके चांसेस बाय लाख के हैं। प्रोबेबिलिटी इस चीज को बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती। तो इसके कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, जब आप एक्स और वाई जो डिजायर्ड ट्रेड्स वाले पेरेंट्स हैं उन्हें आपस में क्रॉस करवा रहे हो, उससे जब अगले ऑफ सफरिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन ऑफ सफरिंग्स में आप देख रहे हो, उनकी सिलेक्शन कर रहे हो और टेस्टिंग कर रहे हो भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले बच्चे कौन से पैदा हुए हैं। उसके बाद जब आपने टेस्टिंग कर ली, अब आपको क्या करना है? रिलीज करने और कमर्शलाइजेशन करनी है न्यू कल्टीवर्स की। कल्टीवर्स का मतलब न्यू वैरायटीज की। अब ये स्टेप्स का सीक्वेंस एग्जामिनर पूछ लेता है। सबसे पहले जर्मप्लाज्म सेंटर बनाना, सेकंड नंबर पे डिजायर्ड पेरेंट्स को सिलेक्ट करना, थर्ड नंबर पे उनकी क्रॉसिंग करना, थर्ड नंबर पे जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले बच्चे हैं उनकी सिलेक्शन और टेस्टिंग करना, उसके बाद उसकी टेस्टिंग, रिलीज और उसे मार्केट में बेचना। ये स्टेप्स का सीक्वेंस है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। जब भी आपको कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो वो तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक आपके पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसीलिए वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े जर्मप्लाज्म सेंटर्स बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग क्रॉप्स की जो डिफरेंट जीन्स और अलील्स हैं उन्हें प्रिजर्व किया गया है उनके सीड्स के फॉर्म में। इसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। आप मान के चलो, हमारे पंजाब में एक फंगस ने अटैक कर दिया वीट प्लांट पे। अब जो एट प्रेजेंट हमारी वीट प्लांट ग्रो हो रही है वो वेल अडेप्टेड है पंजाब के हिसाब से, लेकिन जो फंगल अटैक हुआ है उससे वो सेंसिटिव है वीट वैरायटी। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको पता है जो वो फंगस अटैक कर रही है हमारे वीट क्रॉप्स को, तो अल्टीमेटली अब आपको क्या चाहिए? उस फंगल से रेजिस्टेंट जीन चाहिए। उस फंगस से रेजिस्टेंट जीन आपको कहां से मिलेगा? जर्मप्लाज्म सेंटर से। जर्मप्लाज्म सेंटर से तभी मिलेगा अगर आपने जर्मप्लाज्म सेंटर एस्टेब्लिश किया होगा। तो इसका मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो डिफरेंट वैरायटीज हैं, ये रूट है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का। टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन टू वेरी फ्रॉम वन अनदर इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। Generally, pre-existing genetic variability is available from wild relatives of crop plants. ये जो different varieties हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी wild relative of crop plants.
मतलब अगर आप देखिए 10,000 साल पहले जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट की तो हम क्या करते थे, जो वाइल्ड में सीड्स हमें मिलते थे उन्हें सो कर देते थे जमीन में। तो बेसिकली इसका मतलब हम बहुत डिफरेंट वेरिएंट्स को खेतों में ग्रो करते थे। बट आज के टाइम में अपनी प्रोडक्टिविटी एसरेज बढ़ाने के लिए हम हाइब्रिड्स यूज कर रहे हैं, एंड हाइब्रिड्स आर यूनिफॉर्म क्रॉप्स। यूनिफॉर्म का मतलब अगर आपने अपने खेतों में 50 करोड़ प्लांट्स ग्रो किए हैं तो आप मान के चलो 50 के 50 करोड़ एक ही जीनोटाइप रखते हैं, उनमें एक ही तरह का जीनोटाइप है। बट पहले क्या होता था, जब आप क्रॉप्स ग्रो करते थे उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स और उनके एलील्स पड़े होते थे। तो जनरली प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अब वाइल्ड रिलेटिव्स को ग्रो ही नहीं करते आजकल, तो इसका मतलब अगर हमने वीट का जर्म प्लाज्म सेंटर ना बनाया होता, बहुत सारी वाइल्ड वैरायटीज एक्सटिंक्ट हो जाती। यही फायदा है जर्म प्लाज्म सेंटर बनाने का। Collection and preservation of all the different wild variety species and relatives of cultivated species, followed by their evaluation for their characteristics, is a prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the population. कलेक्शन करनी है, प्रिजर्वेशन करनी है, और उन्हें ग्रो करके देखना है भी जो उनके करेक्टर्स हैं, कौन कौन से करेक्टर शो कर रही हैं वो वाली क्रॉप्स। The entire collection of plant seeds having all the diverse alleles for all genes in a given crop is called germ plasm collection. मेरी बात समझे? जीन और एलील का मतलब समझते हो? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। जैसे कैपिटल टी है, उससे प्लांट की हाइट टॉल होती है, तो जो स्मॉल टी है वो भी तो हाइट का जीन है, लेकिन उससे प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है। तो स्मॉल टी इज ए एलील ऑफ कैपिटल टी। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। ये देखिए ऐसे स्टोर कर लेते हैं, मतलब एक जर्म प्लाज्म सेंटर बना लिया, और उस जर्म प्लाज्म सेंटर में हमने क्या किया, अलग अलग वैरायटीज को ऐसे बोटल्स में स्टोर करके रख लिया। इसका मतलब हजारों की गिनती में बोटल्स होंगी ये वाली जर्म प्लाज्म सेंटर पे। ताकि अब मान के चलो मुझे एक पर्टिकुलर वायरस रेजिस्टेंट वीट वैरायटी चाहिए, तो वो ये वाली है, तो उस केस में दूसरी मुझे चाहिए जो पंजाब में इजीली ग्रो हो सके, वो ये वाली है। तो मैं दोनों पेरेंट्स को सिलेक्ट तभी करूंगा अगर हमारे पास वो वेरिएबिलिटी पड़ी है, प्रिजर्व की हुई है हमने एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सेकंड, मैंने जो आपको अभी बात बोली भी, हजारों की गिनती में अलग अलग जीन्स और अलील्स हमने सीड्स और प्लांट्स की फॉर्म में प्रिजर्व कर लिए जर्म प्लाज्म सेंटर में। अब आपको कौन से करेक्टर चाहिए, वो वाले करेक्टर्स वाले प्लांट्स के सीड्स आप जर्म प्लाज्म सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो। तो इसे क्या बोलोगे? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। Germ plasm is evaluated so as to identify plants with desirable combination of characters. ये देखो जैसे राइस की वैरायटी है, और इसमें जो राइस के सीड्स हैं इनका साइज कितना बड़ा है, लार्ज ग्रेन्स ऑफ राइस। अब हमें एक वैरायटी बनानी है जिसकी खुशबू अच्छी हो और दूसरे नंबर पे ग्रेन का साइज बड़ा हो, तो वो वाले पेरेंट्स हमें मिलेंगे कहाँ से? जर्म प्लाज्म सेंटर में। अब जर्म प्लाज्म सेंटर से हम वो सीड्स लेंगे, ये क्या, इसे क्या बोलोगे? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब जो सीड्स हैं वो तो आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देंगे, ये ऐसे थोड़ी है आपको बोलेंगे लो जी ये 50 किलो या 100 किलो सीड्स ले जाओ। वो आपको कुछ ग्राम्स में सीड देंगे। अब जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं आप उनका नंबर बढ़ाओगे, ठीक है। अब जब आप उनका नंबर बढ़ाओगे तो उनको आप फर्दर यूज करोगे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में। प्योर लाइंस आर क्रिएटेड wherever desirable and possible। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें प्योर लाइंस बनाना बहुत टफ जॉब हो जाती है, तो उस केस में आप प्योर लाइंस
अगर बना सकते हो तो कोशिश करो प्योर लाइंस को यूज करो, अगर नहीं बनती तो कोई बात नहीं, हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं, बट प्योर लाइंस यूज करना बेस्ट है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब आपने जर्म प्लाज्म बनाया, जर्म प्लाज्म से पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, पेरेंट्स का नंबर बढ़ा लिया, अब पेरेंट्स को आपस में क्रॉस कर दो, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, ये थर्ड स्टेप है। द डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैव ऑफन कंबाइंड फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स और पेरेंट्स। ऑफन कंबाइंड फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, हो सकता है 3 में हो सकता है 4 डिफरेंट पेरेंट्स में आपके कैरेक्टर्स पड़े हों, लेकिन ज्यादातर किस में होते हैं, 2 डिफरेंट पेरेंट्स में। ये देखो हाइब्रिडाइजेशन, ये पेरेंट ए हो गया, ये पेरेंट बी हो गया। अब आपने पेरेंट ए का जो पोलन ग्रेन है वो पेरेंट बी की स्टिग्मा पे शेड कर दिया, तो इससे आपके पास क्या बन गया, हाइब्रिड ए बी। जो हाइब्रिड ए बी बन गया, अब इसमें पेरेंट ए के भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स आ गए हैं और पेरेंट बी के भी डिजायर्ड कैरेक्टर आ गए हैं, सपोज कर लो आ गए हैं, है ना। तो इसे क्या बोलोगे, हाइब्रिड विग्योर। और आप इसे हेट्रोसिस भी बोल सकते हो, हाइब्रिड विग्योर और हेट्रोसिस। इसका मतलब है सुपीरियोरिटी ओवर आइदर पेरेंट। अब ये जो हाइब्रिड ए बी बने, इसमें ए पेरेंट के डिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आ गए हैं और बी पेरेंट के डिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आ गए हैं, तो इसका मतलब हाइब्रिड ए बी पेरेंट ए से भी बेटर है, पेरेंट बी से भी बेटर है। इसे बोलते हैं हाइब्रिड विग्योर और हेट्रोसिस, सुपीरियोरिटी ओवर आइदर पेरेंट। पर एक ही स्टेप में अगर हाइब्रिड ए बी बन गया जिसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स आ गए, तो ये तो नियर टू इम्पॉसिबल है। ये एक्सपेरिमेंट थाउजेंड्स ऑफ टाइम हमें रिपीट करना पड़ता है ये वाले रिजल्ट्स लेने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल को मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय के साथ क्रॉस करवाया, तो उसका जो प्रोजेनी होगी, अगले बच्चे होंगे, उनमें ऐसे बच्चे जो मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट ब्यूटीफुल दोनों कैरेक्टर्स पोजेस कर जाएं, तो ये चांस ऑफ मैटर ऑफ चांस है, ये दिस इज मैटर ऑफ चांस। ऐसे नहीं है कि झटके में ये चीज मिल जाएगी आपको। हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट में नीड टू बी कंबाइंड विद डिजीज रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर पेरेंट, है ना। अब मतलब आप मान के चलो पेरेंट ए है, उसमें हाई प्रोटीन क्वालिटी है, और जो पेरेंट बी है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है। इट इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग द टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स दैट जेनेटिकली कंबाइन द डिजायर्ड कैरेक्टर्स इन वन पेरेंट। मतलब एक पेरेंट में तो हाई प्रोटीन क्वालिटी है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, दूसरे पेरेंट में डिजीज रेजिस्टेंस है लेकिन हाई यील्डिंग क्वालिटी नहीं है। अब दोनों पेरेंट्स को आपको तब तक क्रॉस करना है जब तक आपके पास डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले ऑफ सफरिंग प्रोड्यूस नहीं हो जाते। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस। सुबह आ जाओ, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो, 2 मैच्योर पेरेंट्स को ग्रो करो, उनके बाद उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करो, उसके बाद जब उस पर सीड्स बन जाएंगे अगले सीजन की वेट करो, उनके बाद उन सीड्स को सो करो, देखो किन में डिजायर्ड कैरेक्टर्स आए हैं, नहीं आए तो एक्सपेरिमेंट नए सिरे से दोबारा शुरू करो। The pollen grains from the desirable plant chosen as the male parent have to be collected and placed on the stigma of flower selected as female plant। वही बात, जो पोलन ग्रेन है वो अब किस पे शेड करना है, स्टिग्मा ऑफ सेकंड पेरेंट प्लांट। ये देखिए, ये पोलिनेशन कर रहे हैं, ये जो स्टिग्मा है इस पे ये इस वाले फ्लावर के पोलन ग्रेन्स शेड कर रहे हैं, ठीक है। ये ह्यूमंस द्वारा कंट्रोल की जा रही है ना पोलिनेशन, इसे कंट्रोल्ड पोलिनेशन बोलते हैं, दिस इज नोन एज कंट्रोल्ड पोलिनेशन।
Also, it is not necessary that hybrids do combine the desirable characters. जरूरी नहीं है अगर आपने इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन कर दी है तो जो डिजायर्ड करेक्टर्स वाले ऑफ सफरिंग है वो एक ही बार में प्रोड्यूस हो जाएंगे. Usually only one in a few hundred to thousand crosses shows the desirable combinations. हजारों की गिनती में क्रॉसेस करोगे तो उनमें से एक आधा ही डिजायरेबल करेक्टर्स वाला ऑफ सफरिंग प्रोड्यूस होता है. सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. अब बेसिकली आप मान के चलो जो आपके पास ऑफ सफरिंग बन गया है, अब आपने उसकी सिलेक्शन और टेस्टिंग कर लिया है सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट भी. जो डिजायर्ड करेक्टर्स आपको बच्चे में चाहिए थे वो दोनों डिजायर्ड करेक्टर उस बच्चे में आ गए हैं. This step consists of selection among the progeny of hybrids. This step consists of selection among the progeny of hybrids. ठीक है, हाइब्रिड क्या है? जैसे मैंने एक प्लांट ले लिया प्योर टॉल प्लांट, इसे मैंने क्रॉस करवाया ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो ये प्योर टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या हो गया? कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप क्या हो गया? स्मॉल टी. अब जो कैपिटल टी प्लांट है वो जो अपने पोलन ग्रेन बनाएगा तो उसमें हेप्लॉइड कंडीशन कैपिटल टी मेल गेमीट आ गया, और जो फीमेल प्लांट अगर इसे कंसिडर किया है तो इसका जो एग है उसमें स्मॉल टी आ गया, तो इन्हें क्रॉस करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बन जाएगा आपके पास? कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसे आप क्या बोलोगे? हाइब्रिड. The selection process is crucial to the success of the breeding objective and requires careful scientific evaluation of the progeny. अब जो आपके डिजायर्ड करेक्टर्स हैं जब वो ऑफ सफरिंग में आ गए हैं तो आपको हजारों प्लांट्स में उससे सिलेक्ट करना पड़ेगा. ये बड़ा क्रूशियल और बड़ा ध्यान देने वाला स्टेप है. This step yields plants that are superior to both the parents, जिसे आपने क्या बोलना है? हेट्रोसिस और हाइब्रिड विग्योर. अब आपके पास ऐसा प्लांट बन चुका है जिसमें दोनों प्लांट्स के डिजायर्ड करेक्टर्स आ गए हैं. अब आपको ऐसे प्लांट को होमोजाइगस कंडीशन में लेके आना है, मतलब प्योर लाइन बनाना है. तो अब आप क्या करोगे? जो ये नए बच्चे पैदा हुए हैं विद डिजायरेबल करेक्टर्स, आप इन्हें आपस में क्रॉस करवाते रहोगे. कब तक? जब तक आपके पास प्योर लाइंस नहीं बनती. जो डिजायरेबल करेक्टर्स वाले ऑफ सफरिंग हैं जब तक वो प्योर लाइन नहीं बनते तब तक. These are self-pollinated for several generations till they reach a state of homozygosity. So the characters will not segregate in the progeny. अगर आप मान के चलो जो आपने नए प्लांट्स बनाए हैं, अब जो वो प्लांट्स हैं वो इम्प्योर हैं, जब आप उन्हें सो करोगे अपने खेतों में तो अगले टाइम में उनके करेक्टर्स द्वारा क्या होने शुरू हो जाएंगे? अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे. तो इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? जो डिजायर्ड करेक्टर्स वाले ऑफ सफरिंग बने हैं उसे होमोजाइगस प्योर लाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जब उनकी सेल्फिंग करें तो उनके करेक्टर सेग्रीगेट ना हो. लो जी, अब आपने क्या करना है? टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स. न्यू कल्टीवर्स की प्योर लाइंस बन चुकी हैं. अब आप क्या करोगे? आपके पास कुछ पर्टिकुलर जोन्स हैं, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बोलते हैं इन्हें. जैसे वीट की हिमाचल होगी, हरियाणा होगी, तीसरे नंबर पे हमने यूपी ले लिया, चौथे नंबर पे हमने एमपी ले लिया, उसके बाद हमने साउथ के कुछ एरियाज ले लिए. तो अब हम क्या करेंगे? इन सीड्स को जो प्योर लाइंस हमने बनाई है इन एरियाज में भेज देंगे कल्टीवेशन के लिए. हमारे पास वहां पे पर्टिकुलर खेत हैं, जब आप वहां पे इन्हें भेजोगे तो वहां पे ग्रो करके देखा जाएगा सक्सेसिवली कुछ जनरेशंस के लिए. अगर वो वहां पे सक्सेसफुल हो गए तो इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, इनके सीड्स वहां पे बिकने शुरू हो जाएंगे. बात मेरी समझे?
प्योर लाइन बन गई है। प्योर लाइन बन गई का मतलब ये नहीं है आप बोलोगे प्योर लाइन बन गई अब इनके सीड्स बेचने शुरू कर देते हैं। अब जो ये प्योर लाइन सीड्स बने हैं ये कौन कौन से एरियाज में बेस्ट ग्रो हो पा रहे हैं उस चीज को चेक करना है। अब मान के चलो साउथ में ये बेस्ट ग्रो नहीं हो पा रहे लेकिन हमारे नॉर्थ इंडियन जोन में ये बेस्ट ग्रो हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या किया जाएगा, इन्हें नॉर्थ इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। पर उससे पहले हमें कुछ सक्सेसिव जनरेशन के लिए इन्हें ग्रो करके देखना पड़ेगा अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। जहां पे बेस्ट यील्ड देंगे वहां पे हम क्या करेंगे, कमर्शलाइजेशन करेंगे नई नई वैरायटीज की और कल्टीवर्स की। The newly selected lines are evaluated for their yield and other agronomic traits of quality, disease resistance. ये देखिए भी कोई बीमारी तो नहीं है कि फूड की क्वालिटी कैसी है। पहले लैब में लगे हुए हैं, लैब से फील्ड में चले गए। ये देखो हमने देखा डिजीज रेजिस्टेंस आ गई है इनमें। This evaluation is done by growing these in research fields and recording their performance under ideal fertilizer application, irrigation and other crop management practices. ये देखो ऐसे ग्रो किया जा रहा है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उन सीड्स को ग्रो करके देखा जा रहा है। The evaluation in research field is followed by testing the materials in farmers field for at least 3 growing seasons। मतलब जब तक एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स तक डिफरेंट लोकेशंस में, कंट्री की डिफरेंट लोकेशंस में उसे ग्रो किया जाएगा। अगर वो सक्सेसफुली अपनी यील्ड दे रही है तो वो हम उसे कमर्शलाइज कर सकते हैं, नहीं तो उसे कमर्शलाइज नहीं किया जाएगा। रिप्रेजेंटिंग ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वेयर क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन। अब वीट है, जिन जिन एरियाज में ग्रो की जाती है वहीं वहीं हम फार्मर्स के पास भेजेंगे भी इसे 3 सक्सेसिव जनरेशन के लिए ग्रो करके देखो। मटेरियल इज इवेल्युएटेड एंड कंपेयर्ड विद द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवर्स। अब जो उस एरियाज में लोकल वैरायटीज ग्रो की जा रही हैं और जो हमने नई वैरायटीज लॉन्च करनी है, अब उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। ये देखिए ये लोकल वैरायटी के टोमेटोज हैं, ये न्यू कल्टीवर जो हमने डेवलप किया उसके टोमेटोज हैं, है जबरदस्त फर्क। ठीक है, तो ये 3 सक्सेसिव जनरेशन में हमने अपने किसानों के खेतों में ग्रो कर लिए। अब इसके सीड्स हैं जो हम कमर्शलाइज कर देंगे जिन एरियाज में ये सक्सेसफुली ग्रो होगी है। अब इंडिया हमें पता है मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी है ना, 33% वाला पास हो जाता है ना। 33% इंडिया जीडीपी है जो वो किस पे डिपेंड कर रही है, एग्रीकल्चर पे। 62% लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, और जीडीपी में सिर्फ एडिशन कितनी हो रही है, ओनली 33%। बात समझे, पॉइंटों पे पास हुआ है। जीडीपी का सिर्फ 33% कौन ऐड कर रहा है, एग्रीकल्चर, और लोग कितने एम्प्लॉयड हुए हैं, 62%। तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी और बढ़नी चाहिए। ये अपने इंडिया की कंडीशन दिखाई गई है। डिफरेंस इन 2009 फ्रॉम नॉर्मल रेनफॉल जून 1 थ्रू जून 22। अब जो ये डार्क ग्रीनर एरियाज हैं ये +20% और मोर एक्सेस रेनफॉल हुई है, +19 टू -19% नॉर्मल रेनफॉल हुई है लाइट एरियाज में, और -20% टू -59% ये पिंक कलर। ठीक है, और -60% टू -99% स्कैंटी रेनफॉल हुई है ये वाले एरियाज में। थर्स्टी नेशन with a slow start to its June-September monsoon, India experienced driest June in 83 years in 2009। कितना जबरदस्त नुकसान हुआ होगा, है ना। अब भाई ये पीओके है और ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है तो इंडिया का पार्टी है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ पॉपुलेशन।
देखिए 62% पॉपुलेशन लगी हुई है एग्रीकल्चर में और जीडीपी में कितना एडिशन है, सिर्फ 33%। After independence, one of the main challenges facing the country was that producing enough food for increasing population. जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारी पॉपुलेशन मैनी फोल्ड इंक्रीज हुई तो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुई। तो अब इंडिया के पास क्या चैलेंज था भी, किसी तरीके से ब्रीडिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर ईल्ड इंक्रीज कर सकें, ताकि सबको खाना मिल सके। As only limited land is fit for cultivation, India has to strive to increase yields per unit area in existing farmland। अब ये तो है नहीं, जितनी जमीन इंडिया के पास है जमीन तो उतनी ही रहेगी, बट एग्जिस्टिंग जमीन में अब हमें क्या करना है, ऐसी वैरायटीज डेवलप करनी है जिनसे हम अपनी एसरेज, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें। The development of several high-yielding varieties of wheat and rice in the mid-1960s as a result of various plant breeding techniques led to a dramatic increase in the food production in our country। मैंने बोला ना, लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई है इंडिया में, क्योंकि हमने व्हीट और राइस की ऐसी वैरायटीज डेवलप की जो इंडिया में सक्सेसफुली ग्रो हो सके, और वो रीजन बनी ग्रीन रेवोल्यूशन का। This phase is often referred to as Green Revolution. Following are some Indian hybrid cross yielding, high yielding varieties. Wheat की आपने वैरायटी होगी सोनालिका। जो व्हीट का रंग है ये सोने जैसा होता है ना, इसलिए वैरायटी का नाम ही क्या रख दिया, सोनालिका। HD 1553 1967 में तैयार की थी हमने ये वैरायटी, जो रीजन बनी ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ऐसी मेज की वैरायटीज, गार्डन पी की वैरायटीज डेवलप की गई। ये देखो, ये छल्ली है, इसमें आपको कितने सारे मेज ग्रेन्स नजर आ रहे हैं। तो मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले जब हम छल्ली खाते थे, यहाँ पे सीड्स होते ही नहीं थे, यहाँ पे सीड्स होते नहीं थे। इसमें कितने यूनिफॉर्म सीड्स हैं, तो इसका मतलब हमने अच्छी वैरायटीज डेवलप कर ली हैं। Wheat and rice. During the period 1960s to 2000, wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons। देखो यार शिफ्ट कितना जबरदस्त है। 1960 से 2000 तक व्हीट की प्रोडक्शन 1960s में कितनी थी, 11 मिलियन टन। 2000 में कितनी होगी, 75 मिलियन टन। जमीन तो उतनी है, तो इसका मतलब ऐसे कल्टीवर्स डेवलप किए हैं हमने जिनकी यील्ड जबरदस्त हो। देखो 11 मिलियन टन से कहां पहुंच गए, 75 मिलियन टन। ये देखिए, और इसका मेन रीजन क्या बना, डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। While rice production went up to 35 million tons to 89.5 million tons। अब हमने देखा जो बेसिकली राइस की प्रोडक्टिविटी है वो 35 मिलियन टन से कहां पहुंच गई, 89.5 मिलियन टन्स। इंफॉर्मेशन है ये, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। इन 1963 several varieties such as कल्याण सोना एंड सोनालिका, देखो सोना सोना वर्ड आ रहा है तो व्हीट की बात हो रही है, विच आर हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट वर इंट्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द व्हीट ग्रोइंग बेल्ट्स ऑफ इंडिया। और क्रेडिट गोज टू ईमैन बोरलॉग। वर्ल्ड लेवल पे तो यही काम कर रहे थे, लेकिन जो इन्होंने मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ मैक्सिकन व्हीट वैरायटीज ग्रो की, वो बेसिकली इंडिया में ऐसा थोड़ी ग्रो हो जाएंगे, अब उन्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई कौन करेंगे, अब स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है जी, नोबेल प्राइज फॉर पीस, और इन्हें पद्म विभूषण।
सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8। जो सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज हैं ये कहां से आई? IR8 डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? IRRI, फिलीपींस में, एंड ताइचुंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान। देखो ताई ताई याद रखो, है ना, ताइचुंग नेटिव 1 ताइवान। और सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8। IR8 को कहां डेवलप किया गया? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, एंड ताइचुंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान। The derivatives were introduced in 1966, IR8, ठीक है जी। अब याद रखो IR8 किसकी वैरायटी है? राइस की। लेटर बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया। अब एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन पूछता है जया और रत्ना किसकी वैरायटीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए जया और रत्ना किसकी वैरायटीज हैं? ये सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज हैं, ठीक है। डेवलप किससे हुई हैं? IR8 और ताइचुंग नेटिव 1 से। उसके बाद आ गया शुगर केन। सैक्रम बारबेरी was originally grown in North India but had poor sugar content and yield। गन्ना उगा रहा है किसान, इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसके बाद आप देखो इसमें शुगर कंटेंट कितना कम है और यील्ड भी कितनी कम है सैक्रम बारबेरी की। अब नॉर्थ इंडिया है, गन्ना भी उगा रहा है, फायदा भी कम हो रहा है। ये देखो सैक्रम बारबेरी। ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया, सैक्रम ऑफ्सिनेरम, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। हैड थिकर स्टेम्स, इनकी स्टेम मोटी थी, एंड हायर शुगर कंटेंट बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। अब साउथ में जो सैक्रम ऑफ्सिनेरम ग्रो हो रहा है तो वो बेसिकली नॉर्थ में ग्रो नहीं होता, तो अब क्या करें? जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो रहा है उसके पास क्या खासियत है? नॉर्थ इंडिया की अडेप्टेशन है। और जो ये साउथ में ग्रो हो रहा है सैक्रम ऑफ्सिनेरम, इसकी यील्ड अच्छी है लेकिन ये अडेप्टेड नहीं है हमारे नॉर्थ इंडिया में। दोनों में क्रॉस कर दें, दोनों की प्योर लाइंस लो, दोनों की प्योर लाइंस को क्रॉस करते रहो। कब तक? जब तक डिजायर्ड ट्रेट्स प्रोजेनी में नहीं आ जाते। जब डिजायर्ड ट्रेट्स प्रोजेनी में आ जाएंगे तो उसके बाद उसकी सेल्फिंग करो, सेल्फिंग से वो प्योर लाइंस बन जाएंगी। उसके बाद इन प्योर लाइंस को 3 सक्सेसिव जनरेशंस के लिए अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में ग्रो करके देखो। अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसकी कमर्शलाइजेशन कर देंगे। थिक स्टेम है और हाई शुगर कंटेंट है सैक्रम ऑफ्सिनेरम का, जो साउथ इंडिया में ग्रो होता था। These two species were successfully crossed to get sugarcane varieties combining the desirable qualities of high yield, thick stems, high sugar, and ability to grow in sugarcane areas in North India. आगे आ गया मिलेट्स। मिलेट्स में क्या क्या आता है? मेज, ज्वार एंड बाजरा। हाइब्रिड मेज, ज्वार, बाजरा have been successfully developed in India. Hybrid breeding have led to development of several high-yielding varieties resistant to water stress. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से हमने ऐसी वैरायटीज भी डेवलप की हैं, अगर पानी की कमी हो जाए या पानी ज़्यादा हो जाए तब उसे भी टॉलरेट कर लेती हैं। वाटर स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है हमेशा पानी कमी होगा, वाटर स्ट्रेस का मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया वो भी वाटर स्ट्रेस के अंडर ही आएगा, बट यूजली वाटर स्ट्रेस को हम पानी की कमी बोल देते हैं। ये देखो ये मक्की का पौधा है, मेज। मक्की नीचे लग रही है ना, इसका मतलब मेल फ्लावर्स ऊपर हैं और फीमेल फ्लावर्स नीचे हैं। और मेल इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? आई थिंक कोप बोलते हैं। और फीमेल इनफ्लोरेसेंस को, फीमेल इनफ्लोरेसेंस से छल्ली बनेगी, इसे क्या बोलते हैं? टेसल, मेरे ख्याल से। बाकी एक बार चेक करना, ये टेसल एंड कोप। उसके बाद ज्वार आ गया, बाजरा आ गया,
ठीक है, मेज, ज्वार, बाजरा और मिलेट्स। अब जैसे आपने पढ़ा है, बेसिकली इन चीज़ों को अब आपने अपने दिमाग में रखना है, मिलेट्स क्या होती हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू, क्या होती है ग्रीन रेवोल्यूशन? हरी क्रांति, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। बॉम्बे ही आंसर बनेगा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर ये इतना भी लिख देता ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ना लिखता, तब भी आंसर सेम आता, बोरलोग। ठीक है, अगर पूछता फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया तो आ जाता है MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो बोरलोग को नोबेल प्राइज किस लिए मिला? A चॉइस ग्रीन रेवोल्यूशन, B चॉइस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्वार्फ व्हीट एंड राइस वैरायटीज। ऐसे ही C चॉइस दे दी और D चॉइस दे दी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ABC चॉइस तो बन नहीं रही, तो अब C चॉइस क्या बन जाएगी? नन ऑफ दीज। क्योंकि राजी ग्रीन जो नोबेल प्राइज है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए नहीं मिलता, वो पीस के लिए मिलता है। ठीक है, तो इन्हें किस लिए मिला? नोबेल प्राइज फॉर पीस, पीस, मेडिसिन, साइंस। The entire collection of plant seeds having all the diverse alleles for genes in a given crop is known as germplasm. सी आंसर बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।